देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या होगा और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे, इसमें मैंने पहला दो क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाया, ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं करवाया है, बाकी हम लोगों ने कहाँ तक कर दिया था, यहाँ पर देखो 8 तक, ठीक है, इलास्ट्रेशन 8, ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे और भी थोड़ा बहुत थ्योरी जो बीच बीच में आता जाएगा उसको भी करेंगे, जैसे मुझे कुछ थ्योरी और भी करवाना है, जैसे वो ब्रेक इवन चार्ट एनालिसिस, उसका चार्ट एक बार बता देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं वो भी करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कोई इस क्लास में न्यूमेरिकल से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा थ्योरी और उसके साथ क्वेश्चन करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 9 से हम लोग को आज करना पड़ेगा, इलास्ट्रेशन 9, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 9 से। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ओपन बोर्ड मैंने नहीं किया, एक मिनट। ठीक है, देखो, एस लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाफ ईयर एंडेड 30th जून 2015, ठीक है, एस लिमिटेड ने गुड इवनिंग इनकी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एस लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाफ ईयर एंडेड 30th जून 2015। तो एस लिमिटेड ने इंफॉर्मेशन दिया है हाफ ईयर 30th जून तक का, उनके बिजनेस का इंफॉर्मेशन दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल लो, कॉस्ट बोल लो, 45,000, सेल्स वैल्यू 1,50,000, प्रॉफिट 30,000। पूछ क्या रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड ए लॉस ऑफ 10,000। अच्छा, मतलब पहला 6 मंथ्स जो है, एक सेकेंड, पेन से लिखते हैं, माउस से। अच्छा, पहला जो 6 मंथ्स है, ठीक है, पहले 6 मंथ्स का डेटा ये वाला है, ठीक है, कितना फिक्स्ड एक्सपेंस है, कितना सेल्स वैल्यू है, कितना प्रॉफिट है, और बाकी जब आगे का 6 मंथ्स जब हम लोगों ने देखा तब वहां पर दिख रहा है कि लॉस है 10,000, बाकी डिटेल्स कुछ नहीं दिया है कि आगे के 6 मंथ्स का सेल क्या है, और कुछ डिटेल्स नहीं दिया है, बोल रहे कि 10,000 का लॉस है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द बीपी एंड एमएस, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th जून तक का, मतलब यहाँ तक का हम लोगों को बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताना है। पॉइंट 2 पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एज्यूमिंग दैट पीवी रेशियो एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन द सेकेंड हाफ ईयर ऑल्सो। बोल रहा है कि सेकेंड हाफ मतलब बाकी के 6 मंथ्स में सेल्स वॉल्यूम कितना हुआ होगा, जिसपे 10,000 का लॉस हुआ है, ये एज्यूम करके हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि पीवी रेशियो और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो पहले था, ठीक है, जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इन द सेकेंड हाफ ईयर ऑल्सो। कांस्टेंट मतलब पहले वाला जो था वो यहाँ पर रहेगा, तो पहले वाले ईयर में पीवी रेशियो और जो फिक्स्ड एक्सपेंस उसको तो दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहां से फिर कैलकुलेट करने बोल रहा है 10,000 लॉस के लिए सेल कितना था। द बीपी एंड एमएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर 2050। अब बोल रहा है कि पूरे 6 मंथ्स का हमें डेटा दिया है, एक यहाँ पर 6 मंथ्स का, यहाँ पर 6 मंथ्स का, ये 6 मंथ्स का सिर्फ दे रखा है कि लॉस है 10,000, ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ्स का क्या दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, एक्सपेंस बोल लो या कॉस्ट बोल लो, ठीक है, यहाँ पर सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स है 1,50,000, ठीक है, और प्रॉफिट है 30,000। अब हम लोग को बोल रहा है पूरे ईयर का हम लोग का बीपी और एमएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा ये बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम लोग भी बना सकते हो आराम से, बीपी पूछा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर हो रहा है तो बना के देखो क्या आ रहा है आंसर। इलास्ट्रेशन 9, एक सेकेंड,
हम बीईपी 90,000 फर्स्ट में। एक सेकेंड बताते हैं। पीपी हाँ 90,000। अच्छा और पहले 60,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60,000। हाँ ठीक है। अच्छा पहले वाले का बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोला है। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये कब ऑकर होता है? ये तभी ऑकर होता है, देखो फॉर्मूला इस तरह से याद हो जाएगा। ये तभी ऑकर होता है जब हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाते हैं। कैसे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाते हैं? कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा सकते हैं, इससे बीईपी पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन पर यूनिट कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई यहाँ पर डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये नहीं बताया कि ये सेल कितने यूनिट के लिए है, तो हम लोग ये वाला नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग सोचते हुए देख सकते हैं कि फिर इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या अप्लाई कर सकते हैं? पीवी रेशियो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये इतने तरह का फॉर्मूला तो था ना। मेन क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, या फिर उसके बदले ये हो सकता है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है 45,000। ठीक है, पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब होता है, हम यहाँ पर ही लिख के दिखाते हैं। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? या तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो, डिपेंड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए दो तीन फॉर्मूला जो भी है मैंने लिखवाया था। एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यहाँ पर गायब है। लेकिन इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, क्या है? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि कैसे होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। और इसका मतलब अगर कंट्रीब्यूशन है, देन इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ये हमें लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 45,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय सेल। सेल कितना है? सेल है 1,50,000 इंटू 100। ये फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम रिप्लेस कर देते हैं। हाँ बताओ कितना हो रहा है? 50%। 50। यस मैम, पीवी रेशियो 50%। अच्छा 75,000 यहाँ जगह छोड़ा था तो एक बार लिख लेते हैं। इंटू 100 पीवी रेशियो 50%, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000 बीईपी। हाँ रुपीज में हो गया। इतने रुपीज का सेल करने से बीईपी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जितना फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद भी हमारे पास अगर कुछ बच जाता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट पूरा पे कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी पे कर दिया, उसके बाद भी कुछ बच गया, यानी जो सेल किया टोटल एक्चुअल सेल्स, ठीक है, वहां से नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को पार करके हम लोग जा चुके हैं, तो बीई पी सेल्स बोल लो या बीईएस सेल्स बोल लो। तो एक्चुअल सेल्स कितना है? एक्चुअल सेल्स है 1,50,000, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा यहाँ पर बीपी सेल 90,000 माइनस करने से जितना आएगा वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 60। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम क्या होगा सेकेंड हाफ में अगर वही पीवी रेशियो रहे, वही फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहे, तो सेकेंड हाफ में हम लोगों का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स कितना हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब होता है, ये देखो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ये हमें पता है। सेकेंड हाफ में भी सेम पीवी रेशियो ही रखना है, यानी कि 50%। तो 50/100 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स ही तो कैलकुलेट करना है। यहाँ 100 नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैंने इधर 100 लिखा है। ठीक है, अच्छा तो ये 50/100 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग शॉर्टकट कर लेते ये 1/2 हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी वैसे भी चेंज नहीं होता है, बाकी यहाँ बता दिया है फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, बोल रहे 45,000 ही रहेगा। तो ठीक है, हम लोग 45,000 ले लेते हैं।
ठीक है। और सेकेंड हाफ में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस किया जाता है तब मिलता है प्रॉफिट। अब लॉस कब होता है, जब सेल्स और टोटल कॉस्ट माइनस तो कर रहे हैं बट आंसर माइनस में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा कॉस्ट ज्यादा था, सेल वैल्यू कम था। तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये देखो सेल माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू लॉस आ रहा है। लॉस मतलब नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, मान लो ये 5 रुपया है और ये 8 रुपया है, तो फिर लॉस ही आएगा 3 रुपए का, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, लॉस। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, लॉस, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस लॉस हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन है तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस लॉस भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, प्रॉफिट की जगह हमें लिखना पड़ेगा लॉस, ठीक है। प्रॉफिट की जगह हम लोगों को लिखना पड़ेगा लॉस, यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर है ब्रैकेट में हम लॉस लिख देते। लॉस तो नेगेटिव होता है, लॉस वैल्यू तो नेगेटिव होता है, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा 10,000, ठीक है। और ये हो गया सेल्स। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेरा उतना ही है, पीवी रेशियो मेरा उतना ही है, तो मेरा सेल कितना होगा वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाफ इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 35,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70,000। ये हो गया सेल का अमाउंट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर हम लोगों का 10,000 लॉस हुआ है तो हम लोगों ने कितना सेल किया था, 70,000 रुपीज का सेल किया, तो उसमें 10,000 का लॉस हो गया अगर पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट सेम था तो, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है होल होल पूरे 2015 का बीपी और एमएस कैलकुलेट करना है, पूरे 2015 का, मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो थर्ड नंबर पॉइंट बीईपी बोल लो या बीईएस इन वैल्यू फॉर 2015। तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, पीवी रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों हाफ में 45,000 पहले वाला, दूसरा भी 45,000 ही बोल रहा है, ठीक है, दूसरा भी 45,000 बोल रहा है। तो पीवी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो 50% है, दोनों में ही तो 50% रखा है हम लोगों ने। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 50-50 100 नहीं होगा, क्योंकि रेशियो में कभी ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है मान लो तुम लोगों ने 2 टर्म एग्जाम दिया, पहले भी 10% नंबर आए फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद भी 10% नंबर आए, ठीक है। तो ये जो है परसेंटेज जो है तो ये परसेंटेज कभी भी ऐड करने से तो फिर वो 20% हो जाएगा। मतलब मान लो मैंने 2 हाफ में तुम लोग का एग्जाम लिया, मान लो आउट ऑफ 20 लिया, ठीक है, 20 में 15 मिला, ठीक है। अब ये कितना परसेंट होता है, ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 15 इंटू 100/20, तो ये लगभग 75% हो रहा है, ठीक है। तो पहले हाफ में भी 75% आया, दूसरे बार भी टेस्ट लेने पे 75% आया। तो हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे 75 प्लस 75 150% आया, नहीं, हर बारी 15-15 आया। अगर 15-15 होता है तो हम लोग ऐड करके ऑब्वियसली बोलेंगे आउट ऑफ 40 हम लोगों को 30 मिला, वो अलग बात है, ठीक है। उसमें भी हम लोग का 75% ही आएगा, चेक करके देख लो, 30/40 इंटू 100, ठीक है, 30/40 इंटू 100 करके देख लो, 75% आएगा। परसेंटेज का मतलब क्या, 100 में कितना मिला, ठीक है। तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। 50% मतलब 50% ही, दोनों हाफ में ही 50%, मतलब 100 में 50 रुपीज जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें कभी ऐड नहीं होगा। अमाउंट ऐड हो सकता है, ठीक है, परसेंटेज कभी इस तरह से ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया 45 और 45 कितना हो गया 90,000, हाँ, डिवाइडेड बाई 50%, तो इसका डबल हो जाएगा 1,80,000. 1,80,000। 1,80,000 हो गया बीपी सेल फॉर द होल ईयर। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल, ठीक है। एक्चुअल सेल्स कितना है, पहले हाफ में था, अमाउंट हमेशा ऐड होता है, पहले हाफ का था 1,50,000, ये देखो पहले हाफ में था 1,50,000, और सेकेंड हाफ में कितना हुआ हम लोगों ने कैलकुलेट किया 70,000, तो ऐड कर लेंगे 70,000 टोटल सेल फॉर द होल ईयर माइनस बीपी सेल फॉर द होल ईयर 1,80,000।
40,000। 40,000। हाँ 40,000 ये हो गया बीपी सेल। बस इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 10 क्या बोल रहा है? The following is the statement of a radical company for the month of June। जून का डेटा दे रखा है, सेल्स ये वाला है 60 60 1,20,000, वेरिएबल कॉस्ट 42 30 72,000, कंट्रीब्यूशन माइनस करके कर दिया है, 60 से 42 माइनस करो 18 होगा, 60 से 30 माइनस करो 30 होगा, ये दोनों का टोटल 48 हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में कर दिया है 36,000, दोनों प्रोडक्ट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 36,000। नेट इनकम ओवरऑल जो है कंपनी का नेट इनकम 12,000, अलग अलग प्रोडक्ट से इनकम नहीं बता रहा है, ओवरऑल इनकम बता रहा है कि 12,000 हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीवी रेशियो। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का हम लोगों को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। एंड देन कंप्यूट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग एजम्पशन। और फिर से हम लोगों को पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये कुछ एजम्पशन के साथ। एजम्पशन 1 क्या बोल रहा है कि सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड 60% टू प्रोडक्ट एल। अगर सेल्स रेवेन्यू जितना आ रहा है उसका 60% एल प्रोडक्ट के थ्रू से आ रहा है और 40% एम प्रोडक्ट के थ्रू से आ रहा है, तो मुझे बताओ सेल्स रेवेन्यू कौन सा यहाँ पर डेटा है? इतना सारा डेटा दे रखा है, सेल्स रेवेन्यू कौन सा है इसमें? अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू बोलो, तभी तो हम लोग कर पाएंगे। अगर सेल्स रेवेन्यू नहीं पता चलेगा सेल्स रेवेन्यू क्या है तो कैसे करेंगे? बोलो। 12,000। 12,000 तो इनकम है। सेल्स रेवेन्यू मतलब क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू का मतलब सेल करके जो पैसा आता है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू। बताओ कौन सा? एकदम फर्स्ट कॉलम। हाँ 1,20,000 है ना, टोटल सेल्स रेवेन्यू 1,20,000। इंडिविजुअली देखेंगे तो 60 60, ये तो बाइफर्केशन कर रखा है 50-50% का। देखो 50-50% का। अब इसका बाइफर्केशन बोल रहा है 60 और 40 करना पड़ेगा, तब कितना कितना होगा? तब हम लोग किस पे लगाएंगे डेटा, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, हम लोग को इसको ज्यादा सोचना ही नहीं, ये पूरा ही सेल्स रेवेन्यू है। कुछ कंबाइंडली है, कुछ इंडिविजुअली है। अगर हम लोगों को ये दिखाना है कि एल प्रोडक्ट हमें 60% सेल्स रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, मतलब अगर 100 रुपए का सेल होता है तो 60 रुपीज एल बेच के आता है, एल प्रोडक्ट बेच के आता है, 40 रुपीज एम प्रोडक्ट बेच के आता है, तो कितना कितना होगा सेल्स रेवेन्यू? सारा चीज तो पता है। हाँ बोलो बोलो। 70, हाँ 72। 60% ऑफ कितना? 1,20,000 एंड 40% ऑफ 1,20,000। इस बेसिस पे अगर सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है देन व्हाट इज द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 40-60। अब एल को 40% असाइन कर रहा है, एम को 60% असाइन किया गया है, तो वैसे अगर होगा देन पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? फिर नीचे और एक पॉइंट दे रखा है, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबव। बोल रहा है कि फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करो एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 पर मंथ, अगर पर मंथ सेल 1,80,000 करके है फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड एबव। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें बोला है कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ये जो गिवन कंडीशन है उस पे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 10 गिवन कंडीशन पे हम लोग को पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको पॉइंट ए दे देते हैं। ठीक है, पीवी रेशियो ऑफ एल और एम। तो एल का पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन गिवन है 18,000, यहाँ क्वेश्चन में ही तो गिवन है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 18,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स कितना है? सेल्स है 60,000। इसको तुम लोग चाहो तो प्रेजेंटेशन करके लिख सकते हो। हाँ बताओ कितना होगा? 30% 50%। 30% 50%। अच्छा 50% हो रहा है, चेक कर लेते हैं कितना कितना लिखना है मुझे। 30 डिवाइडेड बाई 60 हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर, सिंपल पीवी रेशियो पूछा था, दो
दोनों प्रोडक्ट का जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे, फिर हमें जो गिवन अरेंजमेंट है उसे चेंज कर देना है। एजम्पशन ये लगाना है कि सेल्स 50-50% नहीं, देखो ये तो 50-50% है, 60-60, इसको 40-60 में डिवाइड करना है, 60-40 में, एल को 60 और एम को 40, देन हमें पीवी, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पूरा इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से जैसे इन्होंने प्रेजेंट किया, हम लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पर पीवी रेशियो का कॉलम वगैरह बना लेंगे। तो ये हो गया एल एम, और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, तो एल का सेल्स हो जाएगा, क्योंकि एल को 60% दिया जा रहा है, तो 60% ऑफ 1,20,000 72,000। 22, हाँ, 48,000 48,000 टोटल हो जाएगा 1,20,000। इसको करने का जरूरत ही नहीं, 1,20,000 का ही तो बाइफर्केशन हुआ है, तो टोटल तो 1,20,000 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा ये बताओ, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? हम सेल्स रेशियो में ही लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सेल्स अगर 60% है, वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली कितना था, देखो नॉर्मली कितना परसेंट है, 42,000 है और 30,000, गिवन परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा 42 डिवाइडेड बाय, अच्छा 70% और 50%, तो उतना ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें चेंज नहीं करने बोल रहा है, 42,000 डिवाइडेड बाय 72,000 इंटू 100 करने पे मेरा क्या आ गया, 7.77 क्या सब आ जा रहा है, 70% मेरा तो नहीं आ रहा है। 58.33 आ रहा है मैम। हाँ 58.3 70%, एक सेकेंड, ये 72,000 है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स का कितना परसेंट देखना पड़ेगा, अच्छा 42,000 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने टोटल पे लगा दिया ना, 42,000 कितने सेल्स पे, 60,000 मैंने, टोटल पे नहीं होगा, इंडिविजुअल लेंगे तो इंडिविजुअल पे होगा, टोटल पे लेंगे तो फिर 72 बाई 1,20,000, तो इंडिविजुअल तो पता नहीं चलेगा, पहले इंडिविजुअली चेक करेंगे कि कितना परसेंट करके वेरिएबल कॉस्ट इन लोगों ने चार्ज किया था प्रीवियसली। ठीक है, 70%, देखो प्रीवियसली चार्ज किया है एल पे 70% और एम पे किया है 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, ये चाहो तो रफली कर सकते हो। ठीक है, 50%, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, कहीं वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने नहीं बोला है, तो अभी भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इसी तरह से लगाएंगे, सेल का 70% और 50%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल पे लगेगा ना, तो सेल का 70 और 50, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह से कैलकुलेट किया, 70-50 अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, एल 70% और एम 50%। ठीक है, ऑन सेल तो इसका 70% करना पड़ेगा, 72,000 का 70%, 29,400। अच्छा नहीं मैम 50,400। हाँ 5,400 होगा, शायद कुछ गलत हो गया, देखो 5,400 होगा, और ये वाला 24,000, इसका 70% करना है, टोटल का नहीं, टोटल करोगे तो गलत हो जाएगा, इसका ये इंडिविजुअल सेल का होगा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कितना हो जाएगा 74,400। अच्छा ये टोटल वाला बता, 70,400। हाँ ये टोटल में इतना होगा। अच्छा अब हम लोग इससे कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालो, माइनस कर दो, 21,600, ये हो जाएगा 24,000, और इन दोनों का टोटल 45,600। 45,600। अच्छा मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया, 45,600। अच्छा अब ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते, वही तो कैलकुलेट करने बोला था ना, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट सेल। अच्छा अब यहाँ पर पीवी रेशियो लिख लेते हैं, पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इसको हम 1 दे देते हैं, ये 2, ये 3, कैसे पीवी रेशियो आएगा 3/1 इंटू 100। ठीक है, ऐसे करके होगा, तुम लोग लिख के भी कर सकते हो,
यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, तो 21,600 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल 72,000 इंटू 100, पहले वाले का कितना आएगा चेक करो, 30%, 50, हाँ। 38। इसके बाद 50%। कंट्रीब्यूशन ये है 24,000 डिवाइडेड बाय 48,000 और इसमें हो जाएगा 38%। टोटल में अगर देखें 38%। टोटल कैसे निकाल रहे हैं, सेम उसी तरह से, कंट्रीब्यूशन 45,600 डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 1,20,000 इंटू 100 हो गया। पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया फर्स्ट केस के लिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल का निकलेगा ना? ब्रेक इवन पॉइंट हाँ टोटल पे निकलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एल एम और ये टोटल, टोटल पे निकलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना था वो तो चेंज नहीं हो रहा है, 36,000 डिवाइडेड बाय 38। हाँ बोलो। 94,736 या फिर 37 ले लेंगे, पॉइंट में 8 आ रहा है तो। हाँ 37 लेना पड़ेगा, 94,737, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स ये हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स इंडिविजुअली नहीं निकलेगा यहाँ पर, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इंडिविजुअली कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है तो इंडिविजुअली निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 94,737 ब्रेक इवन पॉइंट। और नेट प्रॉफिट भी बोला था, तो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ओवरऑल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूशन 45,600, कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट, 9,600। इसको कैसे शो करें, यहाँ पर हम अलग से लिख देते क्योंकि मेरा यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, नहीं तो फिर ये तो फिर भी समझ में आता है। इस तरह से पीवी रेशियो निकल गया, इस तरह से हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर 9,600 आ रहा है, कैसे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट तो 36,000 है और जो कंट्रीब्यूशन आया था वो 45,600 था, ठीक है। तो 9,600 होगा, 9,600 पहले वाले केस में। दूसरा वाला भी सिमिलरली होगा। दूसरे वाले में देखो ऐसे एल एम और टोटल, यहाँ पर सेल्स का जो परसेंटेज है जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। 1,20,000 का कितना करना पड़ेगा, 40% पहले, 1,20,000 का 40%, मतलब इधर 48,000 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर 48 आ रहा था, इधर 48, 48 और 72 कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, प्रीवियसली जो कैलकुलेट है वहां से ही हम लोग देख के कर सकते हैं। टोटल 1,20,000, ठीक है। ये सेल्स रुपीज में दिखा दिया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी पहले जैसा ही रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, तो वही 70 और 50%। तो इस एल पे कितना था, एल पे 70%, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एल पे 70%, तो एल पे 70% लगाना पड़ेगा और एम पे जो है वो हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर 48,000 का अब 70% करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। ये हो जाता है 33,600, हाँ, और 50% मतलब इसका आधा कर दो, 36,000, हाँ 36,000, टोटल हो जाएगा 50,400, 69,600। अच्छा, अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, मैंने आंसर लिख दिया। टोटल तो रहा है मैम 50,400, कंट्रीब्यूशन है 69,600। हाँ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों ऐड करने से तो ये आ रहा है 33,600। हाँ मैम सही है। कंट्रीब्यूशन ये माइनस करना पड़ेगा, ये 50,400 आ रहा है, ये तो आधा है, 36,000 ही आएगा माइनस करने पे, ये वेरिएबल कॉस्ट लेस किया हम लोगों ने। यहाँ पर आ जाएगा 48,000 माइनस 33,600, 14,400, ये हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं, तब क्या होगा ना, ये फॉर्मेट जो है अलग से फिर नीचे ऐसे नेट प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहले लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मेट इस तरह से बना लेते हैं तो इसके अंदर ही बनता जाएगा पूरा। फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगा
6,000, ठीक है। अब ये कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, तो पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो स्ट्रक्चर जो है ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पर जैसे अलग से निकालना पड़ा उसका जरूरत नहीं होगा। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,400। हाँ बोलो, 14,400। ये हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब बाकी क्या रहा, पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल्स, तो पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है, 50,400, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 50,400 डिवाइडेड बाय सेल है 1,20,000 इंटू 100। यहाँ पर भी तो निकालना पड़ेगा, यहाँ मैंने डैश डैश किया, यहाँ पर भी तो निकलेगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। 14,400 डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 48,000 इंटू 100। 72 बोल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब 36,000 डिवाइड, अच्छा कौन सा वाला 50, ये वाला तो 50% होगा। और हम टोटल का कंट्रीब्यूशन ओ पीवी रेशियो 42%। हाँ टोटल वाला 42, ये 30 होगा। चेक कर लेते हैं और एक बार। हाँ 30, 50, 42 पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स बचा है। बीबी कितना है, 85,700 114। ब्रेक इवन सेल्स है 85,714। अच्छा यहाँ पर निकाल लेते हैं ब्रेक इवन। दीदी टारगेट হ্যাঁ দেখাচ্ছি। হয়ে গেছে। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स एल एम टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट 36,000, पीवी रेशियो टोटल का कितना हुआ था, 42%, इक्वल टू 85,714। 85,714 हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। ओ अच्छा, यहाँ पर और एक पॉइंट भी दिया था, also calculate the profit estimated on sales up to 1,80,000 per month for each of the sales mix provided above। अच्छा ये फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा अगर 1,20,000 के जगह 1,80,000 पर मंथ सेल होता है, ये तो जून का डेटा है, ये भी एक महीने का ही डेटा है। फॉर द मंथ ऑफ जून बोल रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड एबव। प्रॉफिट क्या होगा, अगर सेल्स मिक्स जैसे ऊपर है वैसे ही 50-50% होगा तो प्रॉफिट क्या होगा। तो इस तरह से देखो क्या होगा प्रॉफिट, यहाँ पर लिखते हैं एल एम टोटल सेल्स, सेल्स का टोटल हम लोग को 1,80,000 पर मंथ लेने बोल रहा है, ठीक है। और अगर एबव सिचुएशन के हिसाब से रहेगा तो 50-50%, ये देखो 60-60 था, मतलब 1,20,000 का 50 और 1,20,000 का 50। अगर सेल्स मिक्स जो है वो प्रोवाइडेड एबव जैसा है वैसा रहेगा, 50-50% रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या था 60-40 40-60, अगर 50-50 रहेगा 1,80,000 का 50% निकाल लो, कितना होता है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो, दोनों पार्ट मिल जाएगा 90,000। 90,000 एंड 90,000, ठीक है, ये सेल्स हो गया। अच्छा अब वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इस पे तो कुछ चेंजेस नहीं बोला है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट एल का जितना परसेंट था, एल का परसेंटेज था 70 और 50, ठीक है, एल और एम 70 और 50, तो 70% इस पे अप्लाई करेंगे 90,000 पे, 63,000 और इस पे 50%, मतलब 90 का आधा कितना होता है 45, 45,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 45 प्लस 63, टोटल हो जाएगा 1,08,000। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 90,000 माइनस 63,000,
27,000। टोटल में 72 है और बीच वाले 45। अच्छा 45,000 कंट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा अब इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट देखो, इसके बाद क्या लगा देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट सेम जैसा है वैसे ही बना लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट इंडिविजुअली नहीं पता है, टोटल में ही लगाएंगे 36,000, बस नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। 36,000 में नेट प्रॉफिट। हाँ 36,000। यही पूछा था कि अगर हम लोगों का सेल 1,80,000 करके पर मंथ होता है फॉर द सेल्स फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबव, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 36,000। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, Accelerate Company Limited manufacture and sales 4 types of product under the brand name of A, B, C and D। तो इनके 4 प्रोडक्ट है A, B, C और D, ठीक है। 4 types of product है। The sales mix in value comprises 33 and 1/3%, 41 and 2/3, 16 and 2/3 and 8 and 1/3। मतलब टोटल सेल का कितना पोर्शन A बनता है, कितना B बनता है, कितना C बनता है और कितना D बनता है वो बता दिया है, ठीक है। टोटल जितना होगा, अब देखो टोटल सेल कितना है, 60,000 पर मंथ बता रहा है जो कि 100% है। द टोटल बजटेड सेल, मतलब ये एज्यूम्ड है कि अगर 100% सेल करने का कोशिश किया जाए तो 60,000 पर मंथ सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों का ए कितना रुपीस का सेल होगा, बी कितने का होगा, सी कितने का होगा, डी कितने का होगा, वो तो डिपेंड करता है कि कितना हम लोगों ने सेल्स मिक्स बनाया। जैसे उसमें था 70-60, यहाँ पर 33 and 1/3 मतलब सिंपल 1/3 होता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था, तुम लोग वही बताया था। 33 and 1/3 मतलब 1/3 होता है, क्योंकि 33 into 3 कितना हो गया 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया 100/3%। 100/3% मतलब 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100। तो 100 इंटू 100/3 इंटू 1/100, तो कैंसिल होके ये कितना हो गया 1/3। तो 60,000 का 1/3 ए बनता है, तो कितना होगा, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पॉइंट वगैरह दे रखा है, ठीक है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 60,000 का 1/3 कैलकुलेट करना चाहिए, वो हो जाएगा ए का सेल्स वॉल्यूम। तो 60,000 का 1/3 यहाँ पर हम लिख देते हैं 60,000, ए का पोर्शन हो जाएगा 1/3, यानी कितना होगा 20,000। सिमिलरली हमें बी का कैलकुलेट करना चाहिए। 41 and 2/3 मतलब कितना होगा, 41 and 2/3 मतलब इसका भी देख लो, 41 into 3 कितना होता है, 41 into 3 होता है 123 प्लस 2 कितना हो गया 125। तो ये देखो 125/3% मतलब 125/3 होल डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 125/3 इंटू 1/100, इसको कैलकुलेट करने से कितना होता है 120 कितना होगा 25,000। बी का आंसर 25,000, हाँ बी का आंसर 25,000 हो जाएगा। अच्छा ये कितना होगा, ये 25 से डिवाइड कर देते, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 5/12 हो रहा है, ठीक है। ये 5/12 हो रहा है, तो 60,000 इंटू 5/12, या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आंसर्स आ जाएंगे, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर नॉर्मल ऐसे कर सकते हो। देख के क्या करना पड़ेगा, हाँ कैलकुलेटर में 2/3 करो पहले, 2/3 ये वाला, ठीक है। ये पोर्शन 2/3 करने पे कितना आता है ना 0.66666 आएगा। तो इसको सिंपल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक तरीका भी है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। 41.666 मतलब 60,000 लिखो, क्या करना है कैलकुलेटर में लिखो 60,000 इंटू करो 41.66, जब तक कैलकुलेटर लेता जाएगा देन परसेंटेज। 60,000 इंटू 41.666 जब तक कैलकुलेटर में आएगा स्क्रीन पे परसेंटेज करो, मिल जाएगा 24,999 यानी कि 25,000। तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है। फिर 2/3 देखो, 2/3 का मतलब वही हो जाएगा 0.66। अब नेक्स्ट कैसे करना है 60,000 इंटू 16.6666 जब तक कैलकुलेटर लेगा परसेंटेज लगाओ, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा
10,000, ठीक है। अच्छा, और ये वाला 1/3 मतलब कितना होता है, कैलकुलेटर में देख लो, 1/3 मतलब होता है 0.33333 होता है। तो 8.33333 जब तक कैलकुलेटर लेगा, 60,000 लिखना है, वो नहीं भूलना है हमें। 60,000 इंटू 0.83333 परसेंटेज, तो इस पे आ जाएगा आंसर 5,000, ठीक है। इस पे आंसर 5,000 आ जाएगा। तो ये जो है ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है, तो हमें ये पीछे वाला डेटा देखना चाहिए, ठीक है। ये देख के भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, पूरा इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितना कितना ए बी सी डी का सेल्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट बता दिया है कि ए के केस में 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, बी के केस में 68, सी का 80, डी का 40, फिक्स्ड कॉस्ट 14,700 पर मंथ। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच ऑफ द ओवरऑल फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेल्स मिक्स इज चेंज्ड एज फॉलोज, द टोटल सेल्स पर मंथ रिमेनिंग द सेम। टोटल सेल्स सेम रहेगा, लेकिन सेल्स मिक्स अगर चेंज हो जाएगा, मतलब 60,000 ही रहेगा, बट ये जो 33 1/3, 41 2/3, 16 2/3, 8 एंड 1/3 के जगह 25%, 40%, 30 और 5% होगा, तो उस केस में हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी इसलिए है, बहुत ही छोटा सा ही है ये जो है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11, पर्टिकुलर ए बी सी डी टोटल सेल्स। अच्छा, पहला वाला आया कितना, कैलकुलेट किया हम लोगों ने 20,000। दूसरा वाला कितना आया, 25,000। पहले जो मिक्स है उसके हिसाब से 33 1/3, ठीक है। बीपी 42,000, बीपी 42,000, कौन सा वाला, पहला वाला, हाँ पहला वाला 42,000, 5,000, ये हो गया 60,000। अब वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट तभी जाके कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट पहले वाले पे लगाना है 60%, 20,000 का 60%, 12,000, ठीक है। अच्छा, हाँ 68%, 25,000 का 68%, 17,000। 68 के बाद 80 40, 80 मतलब 8,000, 40 मतलब, हाँ 12 और 2, 12 13 14, 14 39,000। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट वाले में 8,000, 8,000, सेकंड वाले में भी 8,000, ये 2,000, 2,000, 3,000, 3,000, 3 2 5 और ये 16, 21,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, 14,700, हाँ 14,700। अच्छा, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ प्रॉफिट नेट 6,300, 6,300 हो गया प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट निकल के अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पीवी रेशियो। फर्स्ट वाले का 40%, ए बी सी डी और टोटल पीवी रेशियो सेम उसी तरह से होगा। एक हम बता देते कैसे करना है, कंट्रीब्यूशन यानी कि 8,000 डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 20,000 इंटू 100 करने पे जितना आएगा, सिमिलरली सारा जो डिटेल्स है उसी तरह से ही करना पड़ेगा। तो ये 40%, दूसरा वाला 32%, अच्छा 32, सेम उसी तरह से होगा 32%, 20%, 20% और डी वाला 60%, 60% और टोटल 35%, 35%। अच्छा, अब बीपी निकालना पड़ेगा, बीपी सेल्स हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 14,000, हाँ 14,700 फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 35%, 35% इक्वल टू
42,000। इतने का हो गया ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर सेल्स मिक्स चेंज हो जाता है तो क्या होगा। सेम उसी तरह से ही कर लेंगे। ए बी सी डी टोटल सेल्स। अच्छा, 60,000 का 25%, 60,000 का 25%, 15,000। 15,000। अच्छा, 60,000 का 40%, 24,000। अच्छा, 40% हो गया। अच्छा, 60,000 का 30%, 18,000। 60,000 का 5%, 3,000। 15,000, 24,000, 18,000 और 3,000, 60,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज वही लगेगा 60, 68, 80, 40, 60%। इस पे 60%, 15, 6 9, मतलब ये हो गया 9,000। ठीक है, 60%, 68, 24,000 का 68%, तो ये हो जाएगा 16,320। अच्छा, 80, 40, 80, 18,000 का 80, 14,400। हाँ 14,400। अच्छा, ये हो गया 80 और 40%, ये हो गया 1200। अच्छा, ये इस पे टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, 14,400, 1200, 9,000, 16,320, 40,920, 19,080। अच्छा, ये माइनस करने से हो जाता है 0081, 1800, 006 3 3600, 7,680। 7,680 और ये 6,000 हो गया। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन लेस हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो जितना है उतना ही रहेगा, 14,700। अच्छा, प्रॉफिट 4,380। 4,380। अच्छा, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो पहला 6,000, 6,000 बाय 15,000 इनटू 100, 40%। 7,680 divided by 24,000 into 100, 32%. 3,600 divided by 18,000 into 100, 20%. 1,800, 3,100, 60%। और हम ये टोटल पे 31%। कितना, 31.8%। हाँ 31.8%। पीवी बी रेट पे 40,226। 46,226। हाँ, ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। इंडिविजुअली तो नहीं निकलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर ही होगा। 14,700 डिवाइडेड बाय 31.8%, और आंसर आ रहा है 46,226। ये हो जाएगा 46,226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलास्ट्रेशन 12 है, वो वहां से रब हो गया। इलास्ट्रेशन 12 है ये। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू शो द मैनेजमेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट बताना है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमें पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करके करना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स रिजल्ट। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल प्रॉफिट हमें बताना है, अलग अलग सेल्स मिक्स जैसे बताएगा उस हिसाब से। सेल्स मिक्स का डेटा ये देखो नीचे मिल जाएगा, ए का 100, बी का 200, या फिर ए का 150, बी का 150, ए का 200, बी का 100, इस तरह से सेल्स मिक्सचर है। बस यही तक है क्वेश्चन। ये जो है सेल्स मिक्सचर, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल ए का 10, बी का 9, ठीक है, इस तरह से रीड करना है। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल ए के लिए 10, डायरेक्ट मटेरियल बी के लिए 9, डायरेक्ट वेजेस ए के लिए 3, डायरेक्ट वेजेस बी के केस में 2, fixed expense 800, variable expenses are allotted to product at 100% of direct wages, variable overhead हो जाएगा direct wages का 100%, ठीक है। तो हम लोगों को अलग अलग कैलकुलेट करके बताना है कि कितना कितना होगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ये रहा, ए का 20 और बी का हो गया है 15, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो पहला आंसर करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 1 करते हैं पहले, मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस सिचुएशन में फिर इस सेल्स मिक्स के हिसाब से होगा। इलस्ट्रेशन 12, पर्टिकुलर्स ए बी, सेलिंग टोटल ही प्राइस, बनाना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो एक ही जगह पे रखना। हाँ टोटल भी बना सकते हैं, देख लेते हैं, बना लेते हैं, अगर जरूरत होगा तो हो जाएगा। सेल्स प्राइस है 2015, 2015 टोटल हो गया 35। अच्छा, अब इसे लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल देखा हम लोगों ने, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल देखो, ए का है 10, बी का है 9, मतलब एक यहाँ पर लिखेंगे 10, इधर लिखना है 9, टोटल हो गया 19। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस 3 2 यानी कि 5, डायरेक्ट वेजेस हो गया 3 2 यानी 5 हो गया। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस भी एक देना पड़ेगा, वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट जो कि डायरेक्ट वेजेस का 100% है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंस या फिर ओवरहेड जो है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो कितना हो जाएगा, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब हो जाएगा, ये 3 है, 3 का 100% 3 होगा, 2 है, 2 का 100% 2 होगा, तो टोटल में ये भी 5 हो जाएगा। अब हम लोग लेस करेंगे तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हो गया 20, और ये माइनस करना पड़ेगा, 3 3 6 16 16, 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा 4। अच्छा, 2 और 15 और 6, अच्छा 2, टोटल 6, हाँ ये 2 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को पहला क्वेश्चन पूछा क्या था, द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, ठीक है, और मार्जिनल टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये 2, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया। अब हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं कि अलग अलग मिक्सेस के लिए ये जो मिक्सचर जो चेंजेस हो रहा है उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ए बी टोटल, नंबर ऑफ यूनिट ये बता दिया है पहले से, ए का हो जाएगा पहला पॉइंट, ए के केस में 100A 200B, 100A 200B, ये पॉइंट ए हम लोग कर रहे हैं, तो ये 300 हो गया टोटल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करके देना है, प्रॉफिट, बेसिकली कैलकुलेट करके देना है टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन तो हमें पता ही एक एक यूनिट का कितना है, 4 करके और एक का 2, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो ये देखो टोटल कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का 4, तो 100 यूनिट का 400, ठीक है। ये रुपीज में है, ये यूनिट में है, ठीक है। ये वाला भी रुपीज में हो जाएगा। 1 यूनिट का 200, तो 2 यूनिट का 400, ठीक है। यहाँ पर हो गया 300 इंटू 6 1800, ठीक है। ये 1800 हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तभी तो हम लोगों को मिल जाएगा प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन था क्वेश्चन में 800। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये माइनस कर दो 1000, ठीक है। ओ ये मैंने गलत लिख दिया ना, टोटल कंट्रीब्यूशन 400 प्लस 400 मैंने 1800 लिख दिया, ये तो 800 हो रहा है, तो गलत हो गया ना। कितना लिखना पड़ेगा फिर, प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ठीक है, ब्लैंक, जीरो। प्रॉफिट जीरो आ रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। प्रॉफिट जीरो का मतलब क्या है कि जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया जीरो। अब पॉइंट बी सेम इसी तरह से डिस्कस पर करना। वहाँ पर टोटल में जो कंट्रीब्यूशन 6 आया था, अगर उसको इनटू करके कर देंगे तो अगर गलती से, तो हाँ हम उसका तब क्या करेंगे, तो 6 आया है ना। हाँ वो 6 है, ये एक्चुअली ये इंटू नहीं होगा, यहाँ पर ये टोटल कॉलम हमें ब्लैंक ही रख देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 1 यूनिट पे 4 है, ये 1 यूनिट का 2 है, तो फिर टोटल ये 300 ये हम लोग कंबाइनली कर रहे हैं, लेकिन यूनिट तो अलग अलग हो जा रहा है ना, तो फिर इस पे हम लोग 6 यूनिट नहीं लिख सकते, वो तो एवरेज हो जाता है कि हम लोग 4+2 कर दिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट दिन किए थे ना कि अगर हम लोग का कंबाइंडली हो, ठीक है, इस पीडीएफ में शायद नहीं है, मैंने एक कंबाइंड ब्रेक इवन भी करवाया था, मल्टीपल ब्रेक इवन ऐसा कुछ नाम मैंने दिया था। इस पीडीएफ में मुझे नहीं लगता है, वो शायद आगे वाले पीडीएफ में था। लास्ट क्लास जब हम लोगों ने फ्राइडे का जो क्लास किया था उसमें मैंने स्टार्टिंग में वही वाला सिखाया था, अगर तुम लोग मैंने कॉपी पे लिखा है तो देखो, वहां पर कंट्रीब्यूशन कंबाइंडली कैसे निकाला जाता है, रेशियो करके, एवरेज रेशियो करके, उस तरह से निकालना पड़ेगा। हम लोग इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मैंने लिख के काट भी दिया था, एक कुछ 40-30 का एग्जाम्पल लिया था या 20-30, मुझे उतना भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट क्लास का पहला तुम लोग देख सकते हो, वही वाला हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे, 1800 वो इंटू करके लिख रहे थे, लेकिन वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अगर हम लोग दो अलग अलग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे तो ये दो ऐड करके नहीं होता है, एक बार देखो कॉपी में मिल जाएगा, ये दो ऐड करके नहीं होता है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका एवरेज कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें जरूरत नहीं है, छोड़ो, कोई दरकार नहीं। यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने निकाला और यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट ही तो निकालने बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहाँ पर ये नहीं लिख सकते 4+2 करके। अच्छा, पॉइंट नंबर बी में ए बी, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा 150 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4-2। यहाँ पर अगर टोटल करेंगे, यूनिट का टोटल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, नॉर्मल ऐसे ऐड करके तो होगा नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन ये हो गया 600, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 300, टोटल हो गया 900। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 800, तो प्रॉफिट 100, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन निकालने का प्रोसेस मैंने बताया था उस तरह से कर भी लेते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा, लेकिन वो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन हम लोग को बोला है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्रॉफिट देख के बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंबाइंड नहीं कैलकुलेट करना। यहाँ पर बोल देता कि कंबाइंड कंट्रीब्यूशन निकाले, यहाँ पर बोला है टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों प्रोडक्ट का मिला के कंट्रीब्यूशन बताओ, दोनों को कंबाइन करके नहीं बताना है, इसीलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। ये हो गया पॉइंट सी, ए बी टोटल 200 और 100, नंबर ऑफ यूनिट रुपीज, 200 और 100, टोटल 300, कंट्रीब्यूशन
per unit 4 2 total contribution 800 200 800 200 1000 1000 अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट 800 प्रॉफिट 200 बस ये पूछ रहा था कि कितना कितना होगा तो प्रॉफिट हो गया 200 अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये अब अभी हम लोग नहीं करेंगे तुम लोग कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो कि ये बाकी रह रहा है ठीक है ये इसीलिए बाकी रहेगा क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन अभी तक लिमिटिंग फैक्टर हम लोगों ने किया नहीं है मतलब इसमें हम लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज डिसीजन मेकिंग दोनों ही मिक्सड अप किया हुआ है ठीक है डिसीजन मेकिंग जब हम लोग करेंगे तब ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो तुम लोग कॉपी में नोट करो क्योंकि बाद में हम पूछेंगे खुद भी भूल जाएंगे कि कौन सा बाकी रखा है तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बाकी है और हम यहाँ पर पीडीएफ में लिखेंगे ये तो बाद में यूज नहीं होगा आगे चला जाएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा मुझे तो 13 नंबर बाकी है वो लिख के रखो अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन क्या है 14 वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है इस पे हम लोगों ने एक थ्योरी किया था ठीक है डिफरेंशियल कॉस्ट ठीक है डिफरेंशियल कॉस्ट अगर तुम लोग को याद है हम लोगों ने एक डिफरेंशियल कॉस्ट किया था कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग अपना ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज रहने के वजह से हम लोग के पास चॉइस का डिसीजन आ जाता है कि हम लोग कौन सा मेटेरियल ले क्या चॉइस करें ठीक है ये वाला ऑल्टरनेट 1 ले 2 ले 3 ले ठीक है और हमारा चूज करने के वजह से टोटल कॉस्ट में जो है मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट ठीक है ये उसी का क्वेश्चन है देखो ए कंपनी हैज ए कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इन ए मंथ कंपनी का कैपेसिटी जो है 1 लाख यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है एक महीने में द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल्स प्राइसेस इज पॉसिबल ठीक है तो इतना पॉसिबिलिटीज है सेल करने का 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। अगर 60% हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो सेल प्राइस रखेंगे 0.9, 70% तो कम हो जा रहा है ऑब्वियस सा बात है कि जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट कम होता जाता है तो सेल प्राइस कम रख सकते हैं हम लोग ठीक है अच्छा उसके बाद 80% होने से 0.75 90% होने से 0.67 100% होने से 0.61 द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दिस लेवल इज 15 पैसा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है 15 पैसा पर यूनिट एक यूनिट बनाने का 15 पैसा एंड फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज ये जो हम लोग अपना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं 60 70 80 90 100 इसमें हम लोगों का रेवेन्यू जो है वो कितना बढ़ रहा है ठीक है मतलब सेल कितना बढ़ रहा है कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है एट ईच स्टेज एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट मैक्सिमम कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा वो तो कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेज है इलस्ट्रेशन 14 ठीक है यहाँ पर लिखते हैं कैपेसिटी अच्छा हम ऊपर कुछ नहीं लिख रहे ठीक है ऊपर तुम लोग अपना प्रेजेंटेशन खुद से कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ सोइंग ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ जो भी है वो लिख सकते हो ठीक है इसलिए हम उसको बार बार नहीं लिख के दिखा रहे उतना तुम लोग कर ही लोगे कैपेसिटी यूनिट ठीक है कैपेसिटी क्या क्या है हम लोग क्या क्या कैपेसिटी यूज कर सकते हैं 60 से लेके 100 तो ये 60% फिर 70% 80% और 60 70 80 90 100 इस तरह से दिया हुआ है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस तरह के स्टेज में चलेगा अच्छा अब देखते हैं यूनिट कितना हो जाएगा 60% होने पे नॉर्मली 1 लाख होता है 1 लाख क्या है फिर 1 लाख है प्लांट का टोटल कैपेसिटी यानी 100% ठीक है तो 60% होने पे कितना होगा 1 लाख क्या है यहाँ पर दे रखा है ना प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ द सर्टेन 60,000 होगा 70% होने से 70,000 होगा 80 हाँ 80% हो गया तो 80,000 90,000 और ये हो गया
1 लाख, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पे ही इम्पैक्ट आता है अगर हम लोग लेवल चेंज करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं आता है। रेंट तो रेंट उतना ही रहेगा, चाहे कितना भी कैपेसिटी हम लोग यूटिलाइज क्यों ना करें, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉस्ट पे जरूर इम्पैक्ट आएगा और उसी वजह से हमारा कॉस्ट जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 15 पैसा करके है, एट द रेट ऑफ 0.15, तो 0.15 इंटू 60,000 वेरिएबल कॉस्ट किस पे लगता है, वेरिएबल कॉस्ट लगता है सेल पे। अच्छा ये तो यूनिट है, सेल नहीं है, मुझे सेल भी कैलकुलेट करना है। अच्छा सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। सेलिंग प्राइस कितना करके है, कहाँ दिया हुआ है, द सेल डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स द शेड्यूल प्राइसेस। ओ ये रहा 0.90 0.80। तो यहाँ पर एक सेल्स का कॉलम होना चाहिए, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये बाद में करना पड़ेगा, पहले सेल्स कैलकुलेट करेंगे तभी ना वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले वाले के लिए 0.90, 0.9, 0.8, 0.75, 0.9, 60,000 यूनिट, एक एक यूनिट 0.9 करके, तो 0.9 इंटू करने से हो गया 54,000, ये रुपीज में आ जाएगा। 0.9 के बाद है 0.8, 0.8 यानी 70,000 का 80% कर लो, एक ही बात है, 56,000 हाँ 80, ये है 0.75, 80,000 का 60,000 हो जाएगा। अच्छा ये वाला 0.67, 90,000 का 0.67, 60,300 60,300 और 1 लाख का 0.61, मतलब 61,000। अच्छा ये हो गया सेल्स। अब हम लोग निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग सेल पे अप्लाई करते हैं ना, 15%, 15% करके सब पे लगा दो, आ जाएगा आंसर। तो 60,300 लिखा हुआ है मेरे कैलकुलेटर में, तो पहले हम इसी को निकाल लेते हैं, तुम लोग बाकी निकाल सकते हो। फर्स्ट वाले का 8,100। एक मिनट, ओ अच्छा यूनिट दिया हुआ है ना, तो हम लोग यूनिट पे ही निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तो यूनिट दिया हुआ है, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है, वो परसेंटेज देने से निकालते हैं। ये 15 पैसा पर यूनिट है, ये परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज होने से वेरिएबल कॉस्ट अगर परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो वो सेल के ऊपर होगा, लेकिन ये दिया हुआ है 15 पैसा पर यूनिट, पर यूनिट बोल ही दिया है, तो फिर यूनिट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 60,000 मतलब एक यूनिट का 15 पैसा, तो 60,000 का कितना हो जाएगा, 9,000 70,000 का 0.15, 10,500, हाँ 10,500, इसका 80,000 का 12,000, 90 का 0.1, 13,500 और 15,000 लास्ट वाला 15,000। कंट्रीब्यूशन निकाल। नहीं फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं निकालेंगे, हम लोग को ये देखना है कि चेंजेस क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले लिख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो जितना है सभी लेवल पे सेम रहेगा, 40,000। ठीक है, हम लोग को चेक क्या करने बोला है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगा, तो डिफरेंस तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के लिए होगा। अच्छा एक टोटल कॉस्ट भी बना लेते हैं, टोटल कॉस्ट का कॉलम, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, फिक्स्ड वेरिएबल दोनों मिला के टोटल 49,000, ये हो जाएगा 50,400 5500, 5500 और ये हो जाएगा 52,000 52,000, ये हो गया 4 1 5 53 500 और 55 55,000, ये हो गया। अच्छा अब हमें चेक करना है कि कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट यही तो हम लोग को पूछा था, डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या चेंजेस आ रहा है।
इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज तो हर बार हो ही रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ही पहले चेक कर लेते, पहले 60% अगर हम लोग कैपेसिटी यूज करते, ये सब हम लोग का क्या हो गया, ये देखो ये सब हम लोग का हो जा रहा है अलग अलग ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेटिव हो जा रहा है। हम लोग 60% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हैं, 70, 80, 90, 100। अगर 60% करेंगे तो 60,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा, 54,000 सेल करके मिलेगा, 9,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा, 40,000 फिक्स्ड कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट 49,000 होगा, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 60,000 मतलब 60% कैपेसिटी के पहले तो कुछ नहीं था, तो ये कंपेरेबल नहीं है, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज। 60,000 जो है वो पहले कितना था वो नहीं पता चलेगा, तो कैसे हम लोग ये बताएंगे कि 54,000 का जो सेल है वो प्रीवियस के हिसाब से इंक्रीज है कि डिक्रीज, ये हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन दूसरा कंपैरिजन बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि 54 से 56 हुआ तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, फिर 56 से 60, 60 से 60 300। अगर हम लोग इस तरह से अपना प्रोडक्शन लेवल चेंज करेंगे तो सेल हर बार इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो तो कम हो रहा है लेकिन यूनिट जो है वो बढ़ रहा है, तो सेल वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कितना कितना हो रहा है सेकंड वाले केस में, यहाँ पर 54 से 56 हो गया, इंक्रीमेंटल सेल 2000, 56 से 60 हो गया, इंक्रीमेंटल सेल 4000, 60 से 60 300 हो गया, इंक्रीमेंटल सेल 300। अच्छा, और 60,300 से 61,000 हो गया, कितना हो जाएगा? 700। 700। अच्छा, 700 हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये वाला कॉलम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट, कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ये देखो कॉस्ट क्या था 49,000 से, ये तो कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करने के लिए आगे का डेटा होना चाहिए ना, इसके आगे का डेटा नहीं है तो ये कंपेरेबल नहीं है। अब ये दोनों में कंपेयर करना है, 49 से 5500 हो गया, कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट तो बढ़ेगा ही टोटल। हाँ 1500, टोटल में चेंजेस नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए चेंज हो रहा है। अच्छा, दूसरा वाला भी कितना होगा, माइनस करके देखो, सब में सेम होगा, क्यों होगा बता सकते हो? सब में सेम 1500, ठीक है। सब 15% ही तो लिया है हमने सब पे वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट तो एक ही है, एक जैसा ही है, और 15 पैसा करके सभी पे है, ठीक है। और कुछ अलग नहीं है, जैसे अगर मान लो किसी का रॉ मटेरियल का अलग खर्चा होता है, किसी का लेबर का अलग खर्चा होता है, एक ही तो इम्पैक्ट डाल रहा है। 40,000 तो हर एक केस में चाहे कुछ भी प्रोडक्शन क्यों ना कर ले। तो ये जो टोटल कॉस्ट का चेंजेस है वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये अमाउंट के लिए, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, हर एक इनपुट के लिए, सॉरी हर एक मतलब यूनिट के लिए 15 पैसा करके चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उस पर 15 पैसा। ये देखो जैसे 60,000 से 70,000 हो गया, मतलब सिंपल 10,000 प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है सिर्फ 15 पैसे के लिए नहीं। गैप भी तो देखो, हर एक जगह पे कितना यूनिट का चेंजेस लगाया गया है, 10-10 हजार का चेंजेस हुआ है। बात को समझना है हम लोग को। 60 से 70 कितने का गैप है, 10,000। 70 से 80 कितने का गैप है, 10,000। 80 से 90 कितने का गैप है, 10,000। 90 से 1 लाख कितने का गैप है, 10,000। अब 10,000 करके अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट है, क्योंकि ये तो वैसे ही रह रहा है, तो चेंजेस अगर कुछ होना जाना है तो वो तो इसके लिए होगा। तो हर एक जगह पे अगर 10,000 यूनिट हम लोग का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो 15 पैसे के हिसाब से वही कॉस्ट हमें हर जगह पे ज्यादा दिखेगा, दैट इज 1500। सिर्फ 15 पैसा मायने नहीं रखता। अगर ये 10,000 के बाद ये अगर 12,000 होता ना, तब गैप उतना नहीं होता, गैप में चेंजेस हो जाता। 15 पैसा भले ही रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों का जो सेल्स गैप है वो 10-10 हजार का है। इसी वजह से हर जगह पे हम लोग को सेम ही देखने को मिलेगा। 1500 माइनस करके चेक करके देख सकते हो, ये भी 1500 आएगा, ये भी 1500 आएगा, ठीक है। ये हम लोग को पूछा था। अच्छा, अब एक यहाँ पर कमेंट भी करने बोला था, एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम। प्रॉफिट कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन से कैपेसिटी लेवल पे? प्रॉफिट कैसे पता करोगे, सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करने, कौन सा वाला? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो सबसे ज्यादा तो सी में हो रहा है, तो उस हिसाब से भी नहीं दे सकते। हाँ, उस हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ज्यादा प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है, मतलब 80% कैपेसिटी yes, लेवल, ठीक है। या फिर yes, ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस करके भी देख सकते हैं, ऐसे देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फ्रॉम द above computation it was found that the
incremental revenue is more than differential cost up to 80% capacity. The profit is maximum at that capacity. तो प्रॉफिट इस कैपेसिटी लेवल पे ही सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट वाज फाउंड दैट द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा है 4000, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जो डिफरेंशियल कॉस्ट है, जैसे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है सभी जगह पे कॉस्ट का डिफरेंस से ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही कम होगा क्योंकि रेवेन्यू दे रहा है 300 जबकि कॉस्ट का डिफरेंस हो जा रहा है 1500। तो यहाँ पर 4000 एक तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दे रहा है, उसके साथ साथ हमें डिफरेंशियल कॉस्ट भी देखना चाहिए 1500, तो ये ज्यादा है। रेवेन्यू 4000 जो है वो डिफरेंशियल कॉस्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा 80% कैपेसिटी लेवल पे अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो। या फिर चाहो तो हर जगह पे सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करके चेक करके देख सकते हो सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 15। A company is at present working at 90% of its capacity। एक कंपनी है जो अपने 90% कैपेसिटी में फिलहाल काम कर रही है एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स पर एनम। तो 90% कैपेसिटी का मतलब होता है एक साल में 13,500 यूनिट का प्रोडक्शन करना। इट ऑपरेट्स ए फ्लेक्सिबल बजट कंट्रोल सिस्टम। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। 90% सेल्स इतना होगा 15 लाख, ठीक है। 13,500 यूनिट और सेल प्राइस बोल रहा है 15 लाख, मतलब सेल प्राइस पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं 15 लाख रुपीस कितना यूनिट बेच के 13,500। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। तो चेक करते हैं कितना है, 11,111 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है यहाँ पर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल रखा है, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, यूनिट्स मेड, ठीक है। ये तो पहले ही बताया था 13,500। अगर 100% करते हैं तो सेल्स इतना हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतना हो जाएगा, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतना होगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस और यूनिट मेड जितना होगा वो अलग अलग बता दिया है। यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट are constant under present condition, profit margin is 10%। प्रॉफिट मार्जिन है 10%, लेबर और मटेरियल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगा। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। ये बोल रहा है कि 1500 यूनिट अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करें। ये बात क्यों आया, क्योंकि 100% मतलब 15,000 यूनिट, ठीक है। अभी हम लोग करेंटली 13,500 कर रहे हैं, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करके देख लो। 15,000 तक पहुंचने का मतलब है कि हम लोगों को 1500, शायद देख लेते हैं, हाँ 1500, हाँ 1500 यूनिट जो है हम लोग को ज्यादा प्रोडक्शन अगर करना है, इंक्रीज करना है, कैपेसिटी 100% जाने का मतलब है 90 से 100 हुआ, यानी परसेंटेज 10% बढ़ा और यूनिट 1500 बढ़ गया। अगर ऐसा करना है तो कॉस्ट में क्या डिफरेंस दिखेगा हमें ये बताना है। पॉइंट ये बोल रहा है। पॉइंट बी बोल रहा है, व्हाट वुड यू recommend for an export price for these 1500 unit taking into account that overseas prices are much lower than इंडिजीनियस प्राइसेस। बोल रहा है कि रिकमेंडेशन क्या रहेगा अगर हम लोग का एक्सपोर्ट प्राइस जो है, ये 1500 यूनिट अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजीनियस प्राइसेस, ठीक है। तो ओवरसीज प्राइसेस जो है वो मतलब डोमेस्टिक प्राइस से बहुत ही कम है, तो क्या हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये पूछ रहा है। इसका रिकमेंडेशन देने के लिए बोल रहा है, डिसीजन मेकिंग का ही है और उसके साथ एक मार्जिनल कॉस्टिंग भी है, ठीक है। हम लोग डिसीजन मेकिंग भी करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हम लोगों से। पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए कर लेते हैं कि 1500 पे क्या इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट का।
सेल्स एट प्रेजेंट, मतलब 90% कैपेसिटी वाला कर रहे हैं, 90% में है 15 लाख। लेस कर देते हैं प्रॉफिट, कॉस्ट पता चल जाएगा। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट बोला है 10%। ये देखो 10% प्रॉफिट मार्जिन है एट द रेट ऑफ 10%। तो इस पे 10% कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा प्रॉफिट ऑन सेल होता है 1,50,000। 13,50,000 ये हो गया टोटल कॉस्ट। अगर हम लोग सेल से प्रॉफिट हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सब कॉस्ट को हम लोग माइनस करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास ये जो लेबर मटेरियल बोल रखा है ना, ये हम लोग के पास नहीं है, तो ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ना लेबर मटेरियल कितना है, तब जाके हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल पाएंगे। बाकी कॉस्ट तो दे रखा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस एंड लेबर मटेरियल, ये सब मिला के हो जाएगा हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से ये सारा कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें जीरो आ जाना चाहिए। तो हम लोग माइनस करते हैं ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, जो कि हमें नहीं पता, हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो माइनस करते हैं। पहले माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 3,05,000। अच्छा, फिर हो जाएगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट ये कितना बता रहा है? 97,500। लेस हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस या वेरिएबल कॉस्ट 1,45,000। तो टोटल ये सब कॉस्ट है और उसके साथ और भी दो कॉस्ट है, मटेरियल एंड लेबर। तो हम लोग के पास नहीं है, तो टोटल कॉस्ट से दो मिसिंग फिगर है, मटेरियल एंड लेबर। तो ये सारा माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वही हो जाएगा मटेरियल एंड लेबर का कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर का कॉस्ट। ठीक है, अगर सिंपल इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्मेट में करें तो ऐसा हो गया ना, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग के पास यहाँ पर उल्टा था तो उल्टा ही लिख लेते हैं। सेल्स से प्रॉफिट हटा दिया तो क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाता है 13,50,000। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है, मटेरियल एंड लेबर है। ठीक है, ये सब मिला के 13,50,000 होना चाहिए, जिसमें ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है। तो फिर ये जो बैलेंस करके बचेगा वो मटेरियल एंड लेबर हो जाएगा। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से फॉर्मेट में लिखा है। तो मटेरियल लेबर निकल जाता है, जो बचा हुआ होगा वैल्यू कितना हो रहा है देखो, 8,05,000। 8,07,000 आंसर है। माइनस करके बताओ पूरा। मैम 8,07,000। 8,07,000, हाँ 8,07,000 आएगा, ये सही है। 8,07,000 मटेरियल और लेबर का कॉस्ट आ जाएगा। माइनस करके देखो, कुछ गलत माइनस हो रहा होगा। 8,07,000 आना चाहिए, सही आंसर यही होगा। अच्छा, अब जैसे ही हमें मटेरियल लेबर का पता चल गया, अब हम लोग पॉइंट ए जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट ए में क्या बोल रहा है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट। कॉस्ट पे क्या डिफरेंस आ जाएगा अगर हम लोग 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करते यानी 1500 का ज्यादा प्रोडक्शन करते। ठीक है, तो सबसे पहला खर्चा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग मेटेरियल लेबर ही लिखते हैं। ठीक है, मेटेरियल एंड लेबर, खर्चे का चेंजेस बोला है तो मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट करेंट सिचुएशन में इतना है। ठीक है, तो 8,07,000 जो है वो कितने यूनिट के लिए है? ये कितने यूनिट के लिए है? 8,07,000 कितने यूनिट के लिए है? 90% कैपेसिटी मतलब कितना यूनिट? 13,500। अगर हम लोग 1500 ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग को बोल रहा है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है, तो कितने के लिए कॉस्ट इंक्रीज होगा? 1500 के लिए। ठीक है, 15,000 के लिए नहीं, 15,000 के लिए कभी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि 13,500 तो वैसे भी प्रोडक्शन हो रहा है। अगर पैसा कुछ भी ज्यादा खर्चा होगा तो वो फॉर 1500 के लिए होगा। तो क्यों ना हम लोग 1500 पे कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा है वो निकाल लेते हैं, तो हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर 13,500 यूनिट के लिए इतना खर्चा होता है तो 1500 के लिए कितना हो रहा है? वही तो एक्स्ट्रा यूनिट है। बाकी 13,500 तो वैसे भी होने वाला है, 15,000 में यही एक्स्ट्रा यूनिट है। तो 15,100 का अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ 89,000 हो रहा है ना, 89 167।
67। ये हो गया मेटेरियल एंड लेबर का इंक्रीमेंट कॉस्ट जो कि 1500 यूनिट के लिए हो रहा है। अदरवाइज तुम लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा वो, 80,700 डिवाइडेड बाय 13,500 इंटू 15,000 करोगे तो उसमें कुछ एक आंसर आएगा 89,666 ऐसे। फिर वहां से तुम लोग को माइनस करना पड़ेगा ये वाला खर्चा, ठीक है। फिर तुम लोग को सेम आंसर ही मिल जाएगा 807,000, तो उसमें भी तुम लोग को सेम आंसर ही मिलेगा। तो फिर माइनस करने से मिल जाएगा, मतलब ये 15,000 से मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वहां से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 8,07,000 हम बता देते हैं एक बार, 13,500 ये हो गया 90% के लिए। 100% मतलब 15,000, 15,000 के लिए खर्चा हो जाएगा 89,666,7, ठीक है। और 13,500 के लिए इतना माइनस करो 807 और 30 माइनस करने से यही आएगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इंक्रीज पोर्शन निकाल सकते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर माइनस करके करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या चेंजेस होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का कुछ बोला है क्या, चेक करते हैं। ये देखो 3,06,000 हो गया, 3,05,000 से 3,06,000, तो फिक्स्ड एक्सपेंस में कितना चेंजेस हुआ, 100। 100। फिक्स्ड एक्सपेंस 100 बढ़ गया। सेमी फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड का क्या हो जाएगा, सेमी फिक्स्ड ये हो गया 1,05,000 से 97,500 से 1,05,000 माइनस करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा, 3,000 होगा सेमी फिक्स्ड का चेंज। और वेरिएबल $1,49,500 minus $1,45,000, $4,500। बस यही डिफरेंस होगा कॉस्ट में, सारा कॉस्ट तो लिख लिया हम लोगों ने। डिफरेंशियल कॉस्ट ऐड कर लो, टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट पता चल जाएगा। 4,500 3,100 89,667 97,267 97,267 ये हो गया डिफरेंशियल कॉस्ट। बस पॉइंट बी क्या बोल रहा है, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस 1,500 यूनिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइसेस आर मच लोअर देन इंडिजियस प्राइसेस। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं पहले कि इतना प्रोडक्शन करने के लिए जो डिफरेंशियल कॉस्ट आया टोटल में तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। डिफरेंशियल कॉस्ट टोटल आया है 7,267 कितने यूनिट पे, 1,500 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करने पे खर्चा हम लोगों का इतना ज्यादा आ रहा है। तो एक एक यूनिट पे कितना खर्चा ज्यादा आ रहा है पहले ये चेक करते हैं। वो ये अमाउंट हो रहा है 64.84, ठीक है। तो अगर हम लोग ये खर्चा कर रहे हैं 1,500 प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लोग का जो प्राइस होगा 1,500 का वो 64.84 से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना तो हमारा कॉस्ट ही लग जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे कि द मिनिमम प्राइस फॉर these 1,500 units should not be less than 64.84। कम से कम इतना से कम तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा कॉस्ट ही लग जा रहा है, ये तो पॉकेट से इतना कॉस्ट हमारा जा ही रहा है, तो कम से कम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट हम लोग तभी कर सकते हैं कि कम है, कितना कम है वो तो हमें नहीं पता है ना, बोल रहा है कि कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो कम तो है लेकिन कितना कम है, अगर 64.84 से कम है तो नहीं करेंगे, अगर 64.84 से ज्यादा है या कम से कम इतना है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए
इसलिए मिनिमम प्राइस अगर इतने से कम होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम प्राइस तो इतना होना ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The operating statement of a company is as follows. Operating statement दे रखा है 80,000 का 15 करके 12 लाख, कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। बोल क्या रहा है? द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख यूनिट। ए कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिजायर्ड ऑफ बाइंग desired of buying 20,000 units at a net price of 10 per unit। बोल रहे हैं कि कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिजायर्ड ऑफ बाइंग, यूएसए से कोई कस्टमर है जिनका मन है 20,000 यूनिट खरीदेंगे एट ए नेट प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ये है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। हमें डिसाइड करना है, हमें ऑफर आया यूएसए से कि 20,000 यूनिट खरीद लेंगे 10 रुपया करके, क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या ये ऑफर हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। advise the producer whether or not the offer should be accepted। will your advice be different if customer is local one। क्या हमारा जो मतलब डिसीजन है, क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा अगर एब्रॉड से जो मतलब यूएसए से जो ऑफर आ रहा है 10 रुपीज पर यूनिट, उसके जगह अगर हम लोग को ये 15 रुपीज, क्योंकि लोकल वन होगा तो उनको 15 में बेचेंगे, 15 में ही तो बेच रहे हैं, तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए। तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है, हमें ऑफर आया है यूएसए से 20,000 यूनिट को सेल करने का, लेकिन 10 रुपीज करके, क्या हम लोग ये 20,000 यूनिट अगर हम लोकल मार्केट में बेचेंगे, क्या हमें बेचना चाहिए, ठीक है। ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो। दीदी একটু ওপরটা দেখাও। अच्छा, আর এর আগের পেজটা। आगे पेज। ঠিক আছে। क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट पोजीशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर लेते हैं तो क्या होगा, ऑर्डर वैल्यू जो है वो कितने का है, उस पे हमारा क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिखेंगे टोटल आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। करेंटली हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, करेंटली हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो है 12 लाख। अच्छा, करेंटली कितना यूनिट है वो भी लिख लेते हैं 80,000। और जो ऑर्डर लेने वाले हैं वो कितने का लेने वाले हैं 20,000। 20,000। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर टोटल यूनिट कितना बन जाएगा 1 लाख। लाख, ठीक है। ये लिख लिया ताकि वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए आराम से। अच्छा, अब ये जो ले रहे हैं ऑर्डर वैल्यू 20,000, ये तो हम लोग एब्रोड वाला केस कर रहे हैं ना, मतलब यूएसए वाला अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट बोलेंगे कि हम लोग का एडवाइस क्या चेंज होगा। पहले तो ये बताना है कि यूएसए वाला जो ऑफर है वो लेना है कि नहीं लेना है, पहले हम लोग ये कर रहे हैं। तो 20,000 का अगर ऑफर लेंगे तो उसे 10 रुपए करके बेचेंगे तो कितना होगा 2 लाख। 2 लाख। यहाँ पर सेलिंग प्राइस लेकिन अलग होगा। टोटल सेल कितना हो जाएगा 12 लाख प्लस 2 लाख, 14 लाख का सेल दिखेगा अगर हम लोग ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं तो। अच्छा, अब सिर्फ सेल देखने से तो नहीं होगा, यहाँ से हमें कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट पता चलेगा। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, मेटेरियल, मेटेरियल करेंटली कितना है 2,40,000। 2,40,000। तो 2,40,000 80,000 यूनिट के लिए है, तो एक एक यूनिट के लिए कितना है एट द रेट ऑफ कितना करके है 3। डिवाइड करने से तो पता चलेगा
3, तो यहाँ पर भी वेरिएबल कॉस्ट है ना, उतना ही लगेगा। 20,000 पे 3 करके कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 टोटल करेंगे तो 3 लाख होगा। 2 40 और 60, 3 लाख हो गया। ठीक है। अच्छा, मेटेरियल के बाद कौन सा खर्चा है? लेबर 3,20,000। लेबर 3,20,000 पर यूनिट निकालना पड़ेगा। 4 रुपीज। 4 रुपीज। अच्छा, एट द रेट ऑफ 4, तो ये 80 और ये हो जाएगा 4 लाख। मैम ओवरहेड 1,60,000। ओवरहेड 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80 मतलब 2। एट द रेट ऑफ 2। तो 2 यानी 20 करके 40,000। अच्छा, ये 60 160 42 लाख। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 12 लाख से ये सब माइनस होगा। 2,40,000, 3,20,000 और 1,60,000। 4,80,000। 4,80,000। 4,80,000, हाँ 4,80,000। अच्छा, ये हो गया 1 लाख और ये 1,80,000। 2 लाख से 20,000। 20,000। Yes, हम्म 5 और lakh। 5 लाख कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोल रखा है। 3,20,000। 3 लाख। हाँ, ये अलग से दिया है। क्या और भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने से हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस होगा? जब तक क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा क्या हम लोग फिक्स्ड नहीं। तो 1,500 यूनिट, सॉरी, जो 20,000 यूनिट का हम लोग ऑर्डर लेंगे यूएसए वाला, तो उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर टोटल में हम लोग कितना दिखाएंगे? 3,20,000 ये टोटल। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल इतना है और यहाँ पर बता रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4,80,000 माइनस 3,20,000, तो ये कितना हो गया? 1,60,000। और इस पे फिक्स्ड कॉस्ट तो डिडक्ट नहीं होगा, तो ये 20,000 ही रहेगा और ये हो गया 1,80,000 टोटल। ये देखो टोटल सिमिलर हो गया। ठीक है, टोटल हो गया 1,80,000। अच्छा, अब ये प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हम लोग का इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। चेक करो, जब हम लोग सिर्फ ये वाला कंडीशन कर रहे हैं प्रॉफिट 1,60,000, वो तो वैसे भी इन्होंने दिखा भी रखा था। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर तो प्रॉफिट होता है 20,000 बढ़ता है, ओवरऑल प्रॉफिट 1,80,000 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, सारा खर्चा करने के बाद भी प्रॉफिट तो दिख रहा है, प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है। कितना? 1,80,000, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं as the profit is increased by rupees 20,000 by accepting the order, it is advised to accept the offer। अच्छा, अगर हम लोग लोकल मार्केट में करेंगे तो क्या होगा? इफ द ऑर्डर इज फ्रॉम लोकल वन। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को अलग समझा दिया था। यहाँ पर बोला है, देखो, एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। यहाँ तक तुम लोगों ने कर लिया। विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ कस्टमर इज लोकल वन? बोल रहा है अगर 20,000 का ऑर्डर हमें लोकल कस्टमर से मिला, वो भी 10 रुपए वाले प्राइस में, ठीक है, 15 रुपए यानी, यही सेम ऑफर अगर कोई लोकल कस्टमर करेगा तो बताओ बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? अगर कोई लोकल कस्टमर हमें मतलब जोर दे रहा है कि 20,000 यूनिट हम लोग ले लेंगे 10 रुपए करके, हमें बेच दो, क्या हमें बेचना चाहिए? जबकि हम लोग मार्केट में सेम प्रोडक्ट 15 करके लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, क्या हमें बेचना चाहिए? नहीं मैम।
नहीं, क्यों? इससे क्या होगा, मार्केट खराब हो जाएगा। हम लोग किसी को 15 किसी को 10 बेचेंगे तो मार्केट खराब हो जाएगा। यूएसए का बात अलग है, उनको थोड़ी ना पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोकल मार्केट हमारा खराब हो जाएगा। तो लोकल मार्केट में अगर 15 में बिक रहा है, हम लोग 10 में क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। लोकल मार्केट में हम लोग इतने कम में नहीं बेचेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन का ऐसे रीड करवा दिया कि 15 करके, नहीं 15 नहीं बोल रहा है, कि सेम ऑफर अगर लोकल कस्टमर से आए तो क्या करना चाहिए। तो इफ द ऑर्डर इज फ्रॉम लोकल वन, it should not be accepted. As it will adversely affect the present market. प्रेजेंट जो मार्केट है उसको इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग 15 करके बेचते हैं। 5 रुपए का डिफरेंस, कोई 1-2 रुपए का नहीं, पर यूनिट पे 5 रुपए का डिफरेंस जो है ये मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो हम लोगों को, अगर लोकल में कोई ऐसा हमें बोल रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारा नॉर्मल मार्केट जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, ये 16 हो गया। ठीक है, अभी आज तो हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन और थ्योरी जो है वो भी करेंगे। आज इतना ही करते हैं क्योंकि और तो टाइम नहीं है, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।